हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू अनी लर्निंग प्लेटफॉर्म धैर्य सफलता की आधारशिला। और मैं आपका एजुकेटर एस के पांचाल आपको पढ़ा रहा हूँ बिजनेस स्टडी। तो लास्ट क्लास में हमने अपना स्टाफिंग चैप्टर कंप्लीट किया था और आज की क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज डायरेक्टिंग। तो बेसिकली हम आज की क्लास में 2 पॉइंट पढ़ेंगे, एक डायरेक्टिंग और डायरेक्टिंग के अंदर ही हमारा एक दूसरा कॉन्सेप्ट है मोटिवेशन। तो आज हमें 2 चीजें पढ़नी है, एक डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है, और यही सब पढ़ना है हमें मोटिवेशन में। ठीक है बेटा, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग। तो देखो वैसे मैं आपको सिंपल वे में अगर बताऊं कि डायरेक्टिंग क्या है, तो देखो डायरेक्टिंग होती है दिशा प्रदान करना। यानी हमने अब तक अपने लोग अपॉइंट कर लिए हैं, काम कर लिया, मशीनरी लग रही है, लेकिन लोगों को डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी ना काम करने के लिए। यानी एक तरीके से हम कहें ये जो मशीनरी सेटअप है इसे मूव ऑन करना, यानी काम पर लगाना, उन्हें बताना कि भाई ऐसे हम काम करेंगे। तो डायरेक्शन का फीचर्स ये होता है कि यानी हमें एक तरीके से काम स्टार्ट करना ही डायरेक्शन है। स्टाफिंग में हमने सिर्फ लोगों को अपॉइंट किया था, हाँ भाई लोग हमारे पास आ गए हैं, लेकिन काम करने के लिए तो उन्हें दिशा निर्देश देने पड़ेंगे ना, बताना पड़ेगा भाई आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, आप इस मशीन को चलाओ, ऐसे चलाओ, गलती हो रही है तो हमसे समझो, नहीं आ रहा है तो पूछो। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? डायरेक्शन कहलाती हैं। और जो डायरेक्शन की जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया ही कहलाती है डायरेक्टिंग। तो देखो बेटा क्या लिखा है डायरेक्टिंग में, यानी डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट का मतलब वास्तव में डायरेक्टिंग है क्या, यानी इसका बेस क्या है। देखो डेफिनेशन सब चीजें तो आप इसी आधार पर लिखोगे ना कि ये है क्या। तो देखो जरा डायरेक्टिंग क्या है। इन मैनेजमेंट आफ्टर हैविंग डन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, 3 काम होने के बाद, क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग होने के बाद डायरेक्टिंग बिगिंस। तो साहब स्टार्ट होती है डायरेक्टिंग, समझे। यानी आपने सब काम कर लिया लेकिन काम को अब आपको शुरू करना, तो जो शुरू करने की जो प्रक्रिया है वो डायरेक्टिंग। So far competent person have been appointed on the post created in the organization। कह रहा है जो व्यक्ति थे वे अपने पदों पर अपॉइंट हो चुके हैं, यानी व्यक्तियों की नियुक्ति हो चुकी है। Now the important question that arises is as to how the entire human machinery of the enterprises will move। तो कह रहा क्वेश्चन ये उठता है कि ये काम मशीनरी, जो मानव मशीनरी है, ये जो व्यक्ति है ये काम करेंगे कैसे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि अब हमारे यहाँ पर काम जो हमने लोग व्यक्ति अपॉइंट किए हैं ये व्यक्ति कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो बेटा देखो इसका हमारा सिंपल सा आंसर है, यानी हम कहेंगे कि फोर्थ फंक्शन जो डायरेक्टिंग है वो मैनेजमेंट का फोर्थ फंक्शन है और फोर्थ फंक्शन इसका आंसर है। सिंपल सी बात है भाई, क्वेश्चन क्या, हमने काम कैसे करेंगे, तो आप डायरेक्टिंग कर दो, यानी आप डायरेक्शन अप्लाई करो, काम हो जाएगा। तो फोर्थ फंक्शन मैनेजमेंट का कहता है आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस इज इनहेरेंट इन द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कह रहे हैं इन सब बातों का जो आंसर है मैनेजमेंट के चौथे फंक्शन निर्देशन में है। इन डायरेक्टिंग पीपल पोस्टेड एट डिफरेंट पोस्ट सो दैट वर्क डन ऑटोमेटिकली एंड गेट ऑब्जेक्टिव। कह रहा है निर्देशन के अंतर्गत यानी डायरेक्टिंग में पीपल पोस्ट या डिफरेंट पोस्ट, कह रहा लोगों को इस तरीके से डिफरेंट पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है सो दैट वर्क डन ऑटोमेटिकली, ताकि काम अपने आप ही हो जाए और हम ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर लें। तो इसका मतलब डायरेक्शन का मतलब रहा कि भाई जो आपने मशीनें लगा रखी हैं, जो आपने लोग अपॉइंट कर लिए हैं, जो आपने प्लानिंग की है, अब उसे एक दिशा निर्देश देना कि चलो भाई अब हम काम स्टार्ट करते हैं। अब देखो जरा मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, यानी कॉन्सेप्ट और मीनिंग में क्या होता है। देखो कॉन्सेप्ट में हमने बताया बेस क्या, किस चीज पे बना हुआ, क्या इसका आधार है, समझे, मेन इसमें क्या है। और डेफिनेशन में उन्हीं चीजों को कुछ शब्दों के अंदर बांध के लिखते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है, कहता है डायरेक्टिंग रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल सो दैट द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड। कह रहे डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है, गाइड किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, यानी बात बताई जाती है, लोगों तक संपर्क पहुंचाए जाते हैं, बातचीत की जाती है, एंड इंस्पायरिंग पीपल, और इंस्पायरिंग लोगों को इंस्पायर किया जाता है ताकि वे लोग काम करें, यानी एक तरीके से मोटिवेट किया जाता है काम करने के लिए, सो दैट द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड, ताकि ऑब्जेक्टिव प्राप्त किया जा सके। It is that the part of management process which ensures the efficiency and effectiveness of the employee। कहता है ये वो पार्ट है जो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इंश्योर करता है, इंश्योर करता है कि हाँ भाई आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट इन एक्शन, यानी हम कुल मिला कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अब एक्शन में आया है, यानी अब काम करने के लिए मैनेजमेंट तैयार है, यानी अब काम करेगा मैनेजमेंट। समझे? जब तक उसे दिशा, माने आपने एक एम्प्लॉय बना दिया, मैनेजर बना दिया, सुपरवाइजर बना दिया, उन्हें बताना तो पड़ेगा, चलो भाई काम करो, तुम ये काम करो, तुम्हें ये काम करना। तो ये जो बताने की जो प्रक्रिया है, यही एक तरीके से क्या है, डायरेक्टिंग है। देखो जरा, अकॉर्डिंग टू कुंटर एंड ओडोनोल क्या कहते हैं, समझो साहब, कहते हैं डायरेक्शन इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग। क्या है? डायरेक्शन एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है एग्जीक्यूट, यानी किसी प्लान को प्रभावशीलता में लाना, यानी उसे बनाना, उसे चलाना, एग्जीक्यूट करना, यानी अप्लाई करना एक तरीके से। तो ये क्या कह रहा है, डायरेक्शन इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन, यानी एक अप्लाई करने वाला फंक्शन है ऑफ गाइडिंग, किस चीज को, गाइड करने का, एंड ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट्स, गाइड करने का और सबऑर्डिनेट्स को ऑब्जर्व, यानी उनका मार्गदर्शन करने का, भाई उन्हें बताने का और काम कैसे करना है, ये सब बातें हमें देखने का ही नाम क्या है, डायरेक्टिंग है। यानी डायरेक्टिंग के अंदर लोगों को काम शुरू करने की जो प्रक्रिया है वो डायरेक्टिंग कहलाती है। अब देखो फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, मेन फीचर्स क्या क्या है डायरेक्टिंग में, देखो जरा आप सबसे पहले कहते हैं डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, कहते हैं डायरेक्टिंग जो है काम शुरू करने की प्रक्रिया है, इनिशिएट एक्शन, यानी हम काम शुरू करते हैं। हिंदी में भी लिखा, तो हाँ कुछ बच्चों की डिमांड थी, मैंने लास्ट क्लास जो थी हमारी इंग्लिश में थी, तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर हम तो हिंदी मीडियम से हैं, हम कैसे करेंगे। तो बेटा देखो हम समझाते तो हिंदी मीडियम में ही है, ये तो आपने देखा ही है, ठीक है। बाकी हम इंग्लिश को भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे, तो हम दोनों लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, और मैंने बच्चों की प्रॉब्लम को देखते हुए दोनों लैंग्वेज अब लिख भी दी है, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम लगती है हिंदी या इंग्लिश में, तो बेटा वो बच्चा क्या कर सकता है, अपना हिंदी रीड कर सकता है, बस इतना ही है। देखो समझाने के लिए तो हम दोनों ही लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, जिसे जो सी लैंग्वेज समझ में आती है दैट इज बेस्ट है, उसी में समझ ले, ठीक है, वो उसे ही पढ़ ले। लेकिन लिखने के लिए मैंने हिंदी भी लिखी है और इंग्लिश भी लिखी है, तो जो लैंग्वेज आपको बेस्ट लगती है उसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्या ना, मैनेजमेंट का स्टाफिंग फंक्शन कंप्लीट होने के बाद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अराइज इज एज टू हाउ द एंटायर ह्यूमन मशीनरी विल मूव। ये हमने भी पढ़ा भी था पहले, कह रहा मैनेजमेंट में कह रहा स्टाफिंग होने के बाद अब ये मानव मशीनरी काम कैसे करेगी। मानव मशीनरी यानी जो लोग आपने अलग अलग स्थानों पर एस्टैब्लिश किए हैं, ये लोग कैसे काम करेंगे। कहता द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इनहेरेंट इन द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसकी सीधी सी बात है कि इसका आंसर जो कहां छिपा हुआ है, इसका आंसर निहित है डायरेक्टिंग में, या फिर मैं कहूं इसका आंसर ही डायरेक्टिंग है। ये जो आपने पूछा कि आपने सब काम सेटल तो कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे काम कैसे होगा, तो आप सिंपल सा एक वर्ड कहो, क्या कहो, सर डायरेक्टिंग कर दो। क्या कहो आप जी, डायरेक्टिंग कर दो, काम स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो, while other functions prepare ground for action, it initiate action। तो कितनी अच्छी बात कही है, कह रहे जितने बाकी फंक्शन है वे सिर्फ एक आधार बनाते हैं काम करने का, काम नहीं करते हैं। यानी सबने तैयारी कर दी लेकिन काम नहीं किया। यानी आप ये समझो कि खाना घर में बन गया है, तैयार है, अब खाने के लिए तो आपको बैठना पड़ेगा ना, हाथ मुंह से टुकड़ा तोड़ना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा। तो ये जो प्रक्रिया, ये डायरेक्टिंग है, समझे। खाली बने रहने से काम कोई हो जाएगा क्या, खाना बने रहने से आप छक जाएंगे, चलो भाई पेट भर गया खाना, अच्छा चलो आज बहुत अच्छा खाना बना, पेट भर गया, क्या नहीं भरेगा भाई, पेट तो खाने से भरेगा। तो ये समझो साहब कि अब तक आपने सिर्फ तैयारी की थी, जो मूव ऑन किया गया है वो डायरेक्टिंग के थ्रू किया गया है। नेक्स्ट फीचर देखो, कहते हैं डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दूसरी बात देखो, हमने क्या कहा, सबसे पहला फीचर्स क्या रहा डायरेक्टिंग का, कि भाई यहां पर काम शुरू किया जाता है, यानी एक शुरू करने का एक तरीका है कि काम शुरू कैसे करेंगे। दूसरा क्या फीचर है इसका, सबसे मेन फीचर क्या है, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग जो है ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, टॉप टू बॉटम, यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो नीचे वालों को ऑर्डर देते हैं, उससे नीचे वाले अगले नीचे वालों को, इस तरीके से यहाँ पर चलता है। कहता है डायरेक्शन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट से स्टार्ट होती है एंड एंड्स एट द सुपरवाइजरी लेवल, और ये सुपरवाइजरी लेवल पर फिनिश हो जाती है, ठीक है। तो हमने दो फीचर्स पढ़े, कौन सा, पहला फीचर हमने पढ़ा कि भाई डायरेक्टिंग काम शुरू करने की एक प्रक्रिया, और दूसरा हमने पढ़ा कि ये टॉप टू बॉटम चलती है।
नेक्स्ट फीचर देखो बेटा, थर्ड फीचर कहता है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कहता है डायरेक्टिंग हर लेवल पर होती है। डायरेक्टिंग ऐसा नहीं है कि कहीं पर नहीं है, नहीं, हर लेवल पर होती है डायरेक्ट। अभी तो आपने पढ़ा टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का मतलब ये है कि भाई टॉप लेवल मिडिल लेवल को ऑर्डर देगा, मिडिल लेवल सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल को ऑर्डर देगा, इस तरीके से हर लेवल पे हुई ना, तो सिंपल सी बात है। कहता है डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। द टॉप लेवल मैनेजर्स डायरेक्ट देयर सबऑर्डिनेट्स हु आर द मिडिल लेवल मैनेजर्स। कह रहा है जो टॉप लेवल मैनेजर्स है, मैं अपने नीचे वाले लेवल के मैनेजर को डायरेक्ट करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, दिशा दे, उन्हें बताते हैं कि भाई ये करना है। जिसका नाम क्या, टॉप लेवल के नीचे कौन आते हैं, मिडिल लेवल वाले। उसी तरीके से मिडिल लेवल वाले किसे बताते हैं, नीचे वाले को। कहता है इन द सेम मैनर, उसी तरीके से द मिडिल लेवल मैनेजर्स डायरेक्ट देयर सबऑर्डिनेट हु आर द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स। कह रहा है उसी तरीके से जो मिडिल लेवल वाले हैं वे किसे सपोर्ट करते हैं, किसे डायरेक्ट करते हैं, वह सुपरवाइजरी लेवल को। एंड द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स फर्दर डायरेक्ट एंड गाइड देयर सबऑर्डिनेट्स, दैट इज द पीपल हु एक्चुअली डू द वर्क। और जो सुपरवाइजरी लेवल वाले लोग हैं वे अपने नीचे वाले लोगों को बताते हैं कि भाई काम कैसे करना है। नेक्स्ट देखो फोर्थ फीचर कहता है, देखो सर मैनेजमेंट की तो फीचर है, तो सीधी सी बात है, आप देखो इनमें देखो हर कोई भी फंक्शन उसमें वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का फंक्शन है। तो मैनेजमेंट वाले फंक्शन है इसमें होंगे। तो आप देखते हैं कि आप किसी भी चीज के जब फंक्शन पढ़ते हैं बिजनेस स्टडी में, फीचर्स पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं सर जो हमने फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट में पढ़ा था वही हम सब यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो बेटा वही क्यों, उसी के तो फीचर्स हैं ये। अब एक तरीके से हम कहें तो हम ज्यादा डिस्क्राइब करके उन चीजों को समझा रहे हैं। तो देखो फोर्थ क्या है, डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। का डायरेक्टिंग है कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर आप कहते हैं मैनेजमेंट में भी था, बिल्कुल साहब, वहां के जो फंक्शंस थे वही यहाँ पर भी फंक्शन है। कहता है डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इस फंक्शन को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, कई बार आप पढ़ भी चुके हैं कि डायरेक्टिंग है कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब है कि बेटा लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लोगों को गाइड कर दिया, एक बार लोगों को डायरेक्ट कर दिया और अब मैं काम करते रहेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर रोज गाइड करना पड़ता है, मैं तो कहता हूं हर घंटे गाइड करना पड़ता है, समझे। ये हर लेवल के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है कि भाई उसे आपने कितने टाइम के लिए बताया ये काम करने के लिए। उसके बाद फिर आपको उसे काम कर बताना पड़ेगा, और काम बताने के साथ साथ देखना भी पड़ता है कि क्या काम वैसे हो रहा है जैसे काम होना चाहिए था, या जैसे उसे समझाया गया है क्या वो काम वैसे ही कर रहे हैं, समझे। तो आप देख रहे हैं, बार बार डायरेक्ट कर रहे हैं, फिर बता रहे हैं नहीं नहीं आपने गलत कर दिया, ऐसे नहीं ऐसे करना था, ये ऐसे था, तो क्या हुआ, कंटिन्यूअस कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं आप एक बार ऑर्डर देके बैठ गए, लो भैया मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मैंने तो उन्हें समझा दिया था, मेरी कोई गारंटी नहीं है सही करें या गलत करें। नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी बिजनेस में। तो इसलिए आपको हर समय समय पर डायरेक्शन करनी पड़ती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि डायरेक्टिंग कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है जो हमेशा चलता रहता है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है बेटा, डायरेक्टिंग के फंक्शन समझ में। अब देखो महत्व क्या है, देखो महत्व क्या है, एक तो फीचर्स जो था वही महत्व भी है। क्या कहता, सबसे पहला तो यही महत्व है। अरे सबसे पहला सबसे बड़ा महत्व यह है कि काम शुरू हो जाता है। आपने मशीनें लगा दी, सब सामान लगा दिया, काम लगा दिया, लोग अपॉइंट कर दिए, काम हो नहीं रहा। काम कब होगा, जब आप उन्हें डायरेक्ट करेंगे, आप उन्हें गाइड करेंगे, आप उन्हें बताएंगे चलो भाई काम करो, तुम ये करो, तुम ये करो। तो सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि डायरेक्टिंग के बिना सारी चीजें बेकार पड़ी हुई हैं। चीजें रखने से काम नहीं होगा, लोगों को अपॉइंट करने से काम नहीं होगा, काम होगा उनसे काम करवाने से। तो जो काम करवाने की प्रक्रिया है, जो काम शुरू करने की प्रक्रिया है, ये किस में होती है, डायरेक्टिंग में होती है। और सबसे बड़ा महत्व तो यही हुआ कि हमारे पास बेशक 100 चीजें थी, लेकिन अगर हमारा काम नहीं हो रहा तो 100 की 100 हमारे लिए बेकार हो सकती है। वो मशीनरी बेकार हो सकती है जो रखी हुई है, वे व्यक्ति भी हमारे लिए बेकार हो सकते हैं जिन्हें हमने अपॉइंट तो कर दिया लेकिन उनसे काम नहीं करवा रहे हैं। तो इसलिए अगर हमें काम करवाना है तो हमें कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, मैनेजमेंट का, डायरेक्टिंग। तो देखो कहता है इंपॉर्टेंस, ये तो आप सब पढ़ ही लेंगे। यहाँ पे देखो कहता है इट इनिशिएट एक्शन। ये क्या होता है, यहाँ से काम शुरू हो जाता है, यानी जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाते हैं। इट इनिशिएट एक्शन यानी एक्शन में काम आ जाता है। द एम्प्लॉइज आर अपॉइंटेड अप टू द फर्स्ट 3 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कह रहे पहले 3 फंक्शन तक बस एम्प्लॉय अपॉइंट हुए हैं, काम नहीं किया, बट दे कैन नॉट कमेंस देयर
job until they are not informed about what to do। कह रहा हूं ना, अपॉइंट तो करते हैं लेकिन जब तक वे अपना काम शुरू नहीं करेंगे, जब तक क्यों ना ऑर्डर नहीं मिलेगा। क्या नहीं ऑर्डर नहीं मिलेगा? व्हाट टू डू, उन्हें क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, क्या करना और कैसे करना है। जब तक उन्हें ये ऑर्डर नहीं मिलेंगे, जब तक वे लोग कहाँ काम करेंगे। वे अपॉइंट तो किए हुए लोग हैं, तो उन्हें ऑर्डर देने की जो प्रक्रिया है, गाइड करने की जो प्रक्रिया है, वो किस में है बेटा? डायरेक्शन में है। कहता है मैनेजर्स परफॉर्म दिस जॉब थ्रू डायरेक्शन, और मैनेजर इस जॉब को कैसे काम करनी, ऑर्डर देने वाली प्रक्रिया कैसे करते हैं? डायरेक्शन के थ्रू करते हैं। थस इट इज एविडेंट दैट इट इज डायरेक्शन व्हिच इनिशिएट एक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा देखो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्शन करने के लिए यानी काम करने के लिए, दिशा प्रदान करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। नेक्स्ट देखो, कहता है इट इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है? कह रहा है ये देखो, बहुत सारे लोग हैं कंपनी में, अलग अलग लोग हैं, जब सबको हम एक तरीके की दिशा निर्देश देंगे तभी तो वे एक दिशा में काम करेंगे। यानी हम कहें कि सबके ऑब्जेक्टिव को एकीकृत करता है, इंटीग्रेट करता है, इकट्ठा करता है, समझे? यानी में जहां पर लोग हैं उन सबके ऑब्जेक्टिव को एक दिशा प्रदान करता है कि हाँ भाई हम सबको इस दिशा में काम करना है। इसीलिए कहना कि जो एम्प्लॉय, जो सभी एम्प्लॉयज के एफर्ट है उसे इंटीग्रेट करता है, यानी सभी एम्प्लॉयज के प्रयासों का एकीकरण करता है कि हाँ भाई सब एक ही दिशा में काम करेंगे। देखो कहता इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स। कहता मैनी एम्प्लॉयज वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन द एक्टिविटीज ऑफ ऑल आर कोरिलेटेड। कह रहा कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, सबकी एक्टिविटी एक दूसरे से संबंधित होती है। सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन एवरीबॉडी डज देयर जॉब एफिशिएंटली। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस तभी हो सकती है जब सभी लोग अपने काम को एफिशिएंटली करें। इफ एनी वन ऑफ एम्प्लॉय इन द एम्प्लॉयज चेन डज नॉट परफॉर्म अप टू द मार्क। अगर एम्प्लॉय चेन में कोई एक व्यक्ति भी अपनी परफॉर्म सही तरीके से नहीं करता है, अप टू द मार्क यानी जो उसका स्टैंडर्ड है, जहां तक उसे काम करना है, अगर वो नहीं करता है, इट एडवर्सली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉय। तो सबकी जो परफॉर्मेंस है वो एडवर्सली इफेक्ट होगी, यानी नेगेटिविटी की तरफ इफेक्ट होगी। यानी एक तरीके से कहें तो अगर एक भी एम्प्लॉय चेन में सही काम नहीं करता तो बाकी सबका काम बिगड़ जाएगा। थर्ड, इट इज इसेंशियल टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द एक्टिविटीज। तो इसलिए जरूरी है कि सभी एक्टिविटीज में जरूरी है कि सभी एक्टिविटीज में क्या हो, कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए। द मैनेजर एस्टैब्लिश दिस कोऑर्डिनेशन बाय सुपरविजन। और इसके जो मैनेजर्स हैं कैसे इस कोऑर्डिनेशन को डिसाइड करते हैं? बाय सुपरविजन से, ठीक है, प्रोवाइडिंग गुड लीडरशिप, मोटिवेटिंग एंड एक्सचेंजिंग आइडियाज विद हिज सबऑर्डिनेट्स। और कैसे इस काम को करते हैं जो मैनेजर्स होते हैं? भाई सुपरवाइज करते हैं उन्हें अच्छी तरीके से, प्रोवाइड उन्हें गुड लीडरशिप, उन्हें एक अच्छी लीडरशिप देते हैं, मोटिवेटिंग एंड एक्सचेंजिंग आइडियाज, उन्हें मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए को, और आइडियाज एक्सचेंज करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में। यानी कुल मिलाकर जितने सब अलग अलग लोगों के जो काम है उन सब काम को एक सूत्र में बांधने की प्रक्रिया भी डायरेक्टिंग के द्वारा ही की जाती है, जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट कहता है इट इज द मीन्स ऑफ मोटिवेशन। कहता ये प्रेरणा का साधन है, समझे भाई? देखो हम कैसे करें, जब लोगों को गाइड करेंगे तभी तो वे लोग काम करेंगे। या हम कहें तो मोटिवेशन भी क्या एक तरीके का गाइड करने की तो प्रक्रिया, उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करना कि वे काम करें। और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित कैसे किया जाएगा? डायरेक्शन देकर, उन्हें गाइड करके, उन्हें अच्छे से समझाकर। यानी वे लोग जब उन्हें अच्छे से समझाया जाएगा, अच्छे से उनसे बात की जाएगी, तो क्या होगा? वे लोग काम करने के लिए प्रेरित होंगे, काम करेंगे। तो देखा, और ये अच्छे से समझाना, उन्हें बात करना, उन्हें बताना क्या करना है, किसका काम है? ये डायरेक्टिंग का। तो इस तरीके से डायरेक्टिंग देखा जाए तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन का ही एक पार्ट है, या फिर हम कहें मोटिवेशन का आधार ही डायरेक्टिंग है, समझे? या फिर हम कहें जो मोटिवेशन का मेन साधन है वो क्या है? डायरेक्टिंग है। कहता इट इज द मीन्स ऑफ मोटिवेशन, कहता यह प्रेरणा का साधन है। कैसे? The objective of an organization can only be achieved by motivated employees। कह रहा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना उद्देश्य तभी प्राप्त कर सकती है जब उसके एम्प्लॉय मोटिवेटेड हो। अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं होंगे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम नहीं कर पाएगी।
मतलब मोटिवेटेड एम्प्लॉय वर्क विद फुल डेडिकेशन। जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय होते हैं वो पूरे ध्यान से डेडिकेट होकर काम करते हैं, यानी एक तरीके से संपूर्ण मेहनत दिल और जान से, समझे। डेडिकेटेड काम करने का मतलब मैं होता हूँ दिलो जान से काम करते हैं, बिल्कुल फॉर्मेलिटीज नहीं करते हैं। The work of motivating to employees can be accomplished through the directing। कह रहा और ये जो मोटिवेटिंग का जो वर्क है एम्प्लॉय का किसके थ्रू किया जा सकता है, डायरेक्टिंग के थ्रू ही किया जाता है। It facilitates implementing changes। जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को समझने में या लागू करने में, जो भी चेंजेस हमारे होते हैं उन्हें समझने में या लागू करने में डायरेक्टिंग का काम होता है। कहता ओफन का मतलब होता है अक्सर। अक्सर हम देखते हैं, यानी अक्सर हम ये बात सुनते हैं, अक्सर हमने ऐसे देखा होगा, अक्सर आप ये सुनते हैं, अक्सर आप ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो कहता है ओफन यानी अक्सर द एम्प्लॉयड शो रेजिस्टेंस टू चेंज इन देयर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब देखते हैं अक्सर एम्प्लॉय कोई भी चेंज आता है तो उसके लिए एम्प्लॉय एक तरीके से रेजिस्टेंस करते हैं, यानी रोक लगाते हैं, यानी वो मनाही करते हैं कि नहीं नहीं चेंजेस उन्हें पसंद नहीं होते हैं। कुल मिला के मैं प्रतिरोध करते हैं, वे चाहते हैं कि नहीं चेंजेस ना हो, जैसे काम चल रहा था वैसे ही हो, लेकिन समय के अनुसार चेंजेस करने पड़ते हैं। यानी चेंज भी तो आपने सुना है ना, वो परिवर्तन जो समय की डिमांड है, तो इसलिए चेंज तो करना पड़ेगा। तो जब चेंज करेंगे तो एम्प्लॉय तो प्रतिरोध करेंगे, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसे कौन समझाएगा, इसे समझाया जाएगा ना, उन्हें बताया जाएगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। तो ये कौन समझाएगा, उन्हें डायरेक्शन देकर ही तो समझाया जाएगा, उन्हें गाइड किया जाएगा कि नहीं देखो ये वाला काम पहले वाले से ज्यादा अच्छा, इससे तुम्हें भी फायदा, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा। जब उन्हें बात समझ में आएंगी तो इसका प्रतिरोध करना बंद कर देंगे। और सब काम किसके थ्रू किया जाएगा, डायरेक्शन के। कहता बट विद द चेंजिंग डिमांड ऑफ टाइम, लेकिन जो परिवर्तन है वो समय की मांग है। इट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड फोर्स, और इसे इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। मैनेजर्स थ्रू द मीडियम ऑफ डायरेक्शन, यानी मैनेजर्स क्या करते हैं, डायरेक्शन के थ्रू द माइंडसेट ऑफ द एम्प्लॉय इन ए मैनर, एम्प्लॉय का माइंडसेट इस तरीके से कर देते हैं दैट they will fully accept changes, ताकि वे स्वेच्छा से ही परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं। ताकि उन्हें बताया जाएगा, एक्चुअली उन्हें समझाया जाता है कि तो तुम्हारे लिए भी गलत नहीं है, ये फायदे की चीज है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, आपकी ज्यादा सक्सेस होंगे, या आप ज्यादा कुछ अच्छा सीखोगे। ये सब बातें एम्प्लॉय को समझ में आएंगी तो मान जाएगा, आप बात सही कह रहे हैं, ठीक है चलो ऐसा है तो कोई नहीं, आप चेंज कर दो, समझे बेटा। तो इसलिए कहते हैं कि ये चेंजेस के लिए भी फायदेमंद होते हैं। इट क्रिएट्स बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो बैलेंस भी करते हो ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइज कैसे बैलेंस करना, बैलेंस करने का मतलब है कि देखो इंडिविजुअल की अपनी अलग इच्छाएं होती हैं, यानी एक तरीके से हम कहें एम्प्लॉय की अपनी अलग इच्छाएं, ऑर्गेनाइजेशन की इच्छाएं अलग हैं, तो दोनों के बीच एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बिठाता है। कहता है समटाइम्स देयर इज ए क्लैश बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव आपस में अक्सर क्लैश कर जाते हैं। क्लैश कर जाता है नहीं, टकराव हो जाता है उनके बीच, यानी एक तरीके से मतभेद हो जाता है, क्योंकि हर कोई अपने फायदे की बात चाहता है। मालिक चाहता है हमारा ज्यादा फायदा और एम्प्लॉय चाहता है हमारा ज्यादा फायदा हो। तो डायरेक्टिंग हेल्प्स टू सेटल डाउन दीज क्लैशेस एंड क्रिएट ए बैलेंस ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव। ठीक है भाई, अब इसमें क्या होता है, जो डायरेक्टिंग है वो इनके प्रॉब्लम को सेटल डाउन करवाती है, यानी खत्म करवाती है, समझाती है, ताकि दोनों के ऑब्जेक्टिव बने रहें। कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, देखो लाइक हायर सैलरी, तो एम्प्लॉय चाहता है सैलरी ज्यादा से ज्यादा हो और एम्प्लॉय या ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कम हो, तो इनके बीच सेटलमेंट होती है। प्रमोशन, एम्प्लॉय चाहता है उसकी जल्दी जल्दी प्रमोशन हो, अच्छी पोस्ट मिले, ऑर्गेनाइजेशन चाहते हुए प्रमोशन तो हिसाब से ही होगी, काम के आधार पर होगी। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जो एम्प्लॉयज को समझाकर खत्म की जा सकती है। समझाकर, समझाने का मेरा मतलब यहाँ पर गाइड करके। कहता ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ अगर आप देखें दी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपनी कैन बी टू अर्न हायर प्रॉफिट। उधर देखो उनका मतलब होगा ज्यादा सैलरी चाहिए, वे कहते हैं ज्यादा प्रॉफिट कमाना। अब देखो अगर ज्यादा सैलरी देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, दोनों में फर्क पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लैश कर रहे हैं। तो मोर मार्केट शेयर
वे चाहते हैं भाई प्रॉफिट ज्यादा हो, मार्केट में हमें ज्यादा शेयर मिले, शेयर होल्डर्स में हमारी यानी एम्प्लॉय चाहता है हमारे ज्यादा बेनिफिट हो, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है हमारे ज्यादा बेनिफिट हो। तो मैनेजर्स इन दोनों लोगों को एक तरीके से समझा कर सेटलमेंट करवा देते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग यानी डायरेक्टिंग में कौन कौन से तत्व शामिल हैं, यानी डायरेक्टिंग किससे बनती है। एलिमेंट का मतलब ये होता है कि ये चीज किससे बनती है, समझे बेटा। जैसे मैं कहूं क्लास के एलिमेंट क्या, तो क्लास में एलिमेंट क्या, टीचर, बच्चे, पढ़ाई। जब ये तीनों चीजें होंगी जब भी तो क्लास बनेगी। ये कोई है भीड़ लगा के आप गपशप मार रहे हो तो क्लास चल रही है, नहीं। क्लास जब चलेगी जब एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होगा। यानी क्लास के लिए 3 एलिमेंट जरूरी हुए। क्या एलिमेंट जरूरी है, टीचर का होना जरूरी है, बच्चों का होना जरूरी है और उसमें पढ़ाई भी होनी जरूरी है, तभी हम कहेंगे आज ये क्लास चल रही है। घर पे चाय बनाते हैं, आपसे पूछा चाय के क्या एलिमेंट है, तो उसमें चाय पत्ती डलने वाला एक चाय का एलिमेंट है, दूध एलिमेंट है, पानी एलिमेंट है ना, गैस भी यानी उसे पावर कैसे जाएगी वो भी एलिमेंट है। तो ये सब क्या एलिमेंट, एलिमेंट यानी कोई चीज किनसे मिलकर बनती है या उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो देखो डायरेक्टिंग में क्या क्या चीजें हैं, तो हमने बताया था डायरेक्टिंग में क्या बेटा, सुपरविजन। हम क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, लोगों को समझाएंगे, बात करेंगे, उनसे अकॉर्डिंग काम करेंगे, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत करेंगे। देखो एक एक करके बोलो, इट रेफर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सबऑर्डिनेट्स एंड गाइडिंग देम प्रॉपर्ली। करेक्ट, सबकी क्या होती है, सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस वर्कआउट की जाती है, देखी जाती है, उन्हें गाइड किया जाता है। कम्युनिकेशन यानी उनसे बातचीत की जाती है। बातचीत में क्या करेंगे, उन्हें आइडियाज बताएंगे, उनकी फीलिंग को समझेंगे, अपनी फीलिंग समझाएंगे, कंपनी के बारे में बताएंगे, ठीक है, उन सबको चीजें बताएंगे, यही तो बात करेंगे। इट रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स। पर इन सबके बीच अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो कैसे डायरेक्शन मिलेगी, डायरेक्शन मिल ही नहीं सकती है। नेक्स्ट, लीडरशिप। एक लीडरशिप भी होती है। लीडरशिप यानी सभी लोग किसी एक के नेतृत्व में काम करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि सब अपनी अपनी चला रहे हैं, नहीं, कोई एक बताने वाला होगा, सब उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो डायरेक्शन में ऐसा होता है। मोटिवेशन, और इसका एक तत्व मोटिवेशन भी है। मोटिवेशन यानी यहाँ पर लोगों को काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है, एक्साइट किया जाता कि हाँ यार काम करो, और एम्प्लॉय के मन में बात आती है हाँ यार हमें काम करना चाहिए, समझे। तो ये 4 एलिमेंट होते हैं डायरेक्टिंग में। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट मिस हो जाए तो डायरेक्टिंग हो ही नहीं सकती। क्या, पहला सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और मोटिवेशन। तो देखो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोटिवेशन। हाँ, अब आप करें सब बड़े जल्दी फिनिश हो बेटा। हाँ जी, अब ऐसे ही चैप्टर है, जल्दी जल्दी फिनिश होने वाले हैं, समझे। आप देखेंगे कि जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, ये मई में इस बार एग्जाम है आपके, मई 2022 में ये जो 12th क्लास के एग्जाम, बेटा इसमें बहुत सारा कोर्स जो है ना हटाया हुआ भी है। क्यों, कुछ तो कोरोना की वजह से हटा हुआ और कुछ कोर्स चेंजेस हुए। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, यानी बहुत कम कोर्स है। यानी जो डायरेक्टिंग चैप्टर है जो बस 2 क्लासें होनी और फिनिश। ये स्टाफिंग की तरह इतना लेंथी चैप्टर नहीं है। अब बहुत सारी चीजें यहाँ से हटा दी गई हैं, ठीक है। जो हटा दिया गया है आप ये मत समझो कि बेटा उसे खत्म ही कर दिया हमने, बिल्कुल नहीं नहीं, समझे। लेकिन वो हमें अभी नहीं पढ़नी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझे। और मेरे हिसाब से जितने बच्चे हैं वो जरा 2022 की तैयारी कर रहे हैं अभी। ऐसा तो कोई नहीं जरा 2023 के लिए भी सोच रहा हो। हाँ बेटा, अभी जरा इस क्लास में ना सोचे 2023 के एग्जाम के लिए। अभी यहाँ पर हम इस तरीके से पढ़े कि बस हमारा मई 2022 में होने वाला एग्जाम जल्दी से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें क्या है, कहता है इंपॉर्टेंट। अब देखो मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन यही है कि बेटा देखो आप कोई भी काम कर लो। मोटिवेशन सिंपल से, अगर मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बताऊं तो मोटिवेशन का मतलब है कि मेरे अंदर काम करने की इच्छा कैसे जागृत हो, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। यानी अगर मैं काम करने के लिए प्रेरित हूं, मैं अपनी इच्छा से काम कर रहा हूं, तो ये क्या है, मोटिवेशन है। और ये इच्छा पैदा करने की प्रक्रिया ही कहलाती है मोटिवेशन। यानी आपके अंदर इच्छा जागृत हो कि पढ़े। अब आप 2 तरीके से पढ़ेंगे, या तो भाई आपके मन में ऐसा हो कि अगर हम पढ़ लिख जाएंगे, अच्छी परसेंटेज आ जाएगी, अच्छी नौकरी लग जाएगी तो ठीक है, तो आप पढ़ लेंगे, है ना। और अगर आप ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके पापा को या आपके टीचर को कह दिया जाए कि बेटा पीछे एक डंडा ले खड़ा हो जाओ और जैसे ही इसका ध्यान भटके तभी 2 दियो खींचे, है। होता है ऐसे, आजकल नहीं होता, पहले होता था।
तो बेटा देखो, तो मोटिवेशन क्या है? यानी काम करने की इच्छा जागृत करना। कैसे? बेटा आप प्यार से कर लो तो ठीक है, और अगर नहीं कर ले, हालांकि नेगेटिव मोटिवेशन हम आजकल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये जो मार पिटाई वाला मोटिवेशन होता है ना, नेगेटिव मोटिवेशन होता है, यानी ये भी एक मोटिवेशन है। तो देखते हैं जरा मोटिवेशन क्या है। तो देखो जरा, तो मोटिवेशन अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में कहें कि काम करने की इच्छा जागृत करना। अब कैसे, वो हम पढ़ते हैं। कहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एज टू हाउ टू यूटिलाइज द अवेलेबल एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन फैक्टर्स एफिशिएंटली। कह रहा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यह है कि आप कर्मचारी की कुशलता का कैसे भरपूर प्रयोग करें। सबसे मुश्किल बात है, मानव में एबिलिटी है लेकिन काम नहीं कर रहा है। आपको आप कई बार तो ये भी होता है कि हमें किसी की एबिलिटी पता भी नहीं होती, और वो खुद इसलिए नहीं बताता, उसे लगता है मैंने बता दी तो ले भैया बर्डन मेरे पे पड़ेगा। तो इस तरीके से एबिलिटी को कैसे हम करेंगे? कहता है एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। कह रहा व्यक्ति की, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी एफिशिएंसी दो बातों पर डिपेंड करती है। फर्स्टली द लेवल ऑफ एबिलिटी टू डू ए सर्टेन वर्क, एंड क्या, एक तो उसकी एबिलिटी, भाई योग्यता, यानी उसे काम आता है या नहीं आता। दूसरा सेकंडली द विलिंगनेस टू डू द वर्क, और काम करने की इच्छा। विलिंगनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, यानी आपको काम आता है और आपको काम करने की इच्छा भी है। जैसे मैं बिजनेस स्टडी जानता हूं, ये एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे पढ़ाने की इच्छा हो, ये एक अलग बात है। कई बार आप देखते हैं बहुत अच्छे, उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज होती है लेकिन एक्सप्लेन नहीं करते हैं। उन्हें हल्का जाता, छोड़ यार क्यों हम बताएं, छोड़ हम नहीं टेंशन ले रहे हैं, है ना, यानी इच्छा ही नहीं है काम को करने की। तो यानी इसमें दो फैक्टर, यानी मोटिवेशन के लिए दो फैक्टर्स का होना जरूरी है। क्या? नॉलेज ऑफ वर्क और विलिंग टू डू वर्क। समझे भाई? यानी हमें क्या हो बेटा, एक तो हमें काम करने की इच्छा हो और हमें काम आता भी हो। कहता सो फार एज द फर्स्ट फैक्टर इज कंसर्न्ड इट कैन बी एक्वायर्ड बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। कह रहा जो पहला फैक्टर है वो तो आप एजुकेशन और ट्रेनिंग से, यानी काम की नॉलेज तो आप एजुकेशन और ट्रेनिंग से ले सकते हैं, बट दिस सेकंड फैक्टर कैन बी क्रिएटेड बाय मोटिवेशन। लेकिन जो सेकंड फैक्टर है, जो इच्छा है, वो इच्छा कैसे क्रिएट की जा सकती है? मोटिवेट करके की जा सकती है। तो देखो फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, बहुत आसान टॉपिक है, ये आप समझ गए। मोटिवेशन यानी काम करने की इच्छा जागृत करना, मोटिवेशन कहलाता है। फीचर्स क्या? देखो मेन बातें कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय वेरियस स्कॉलर्स द चीफ फीचर्स ऑफ मोटिवेशन आर द फॉलोइंग। कुछ है, यानी कुछ प्रमुख बातें हैं, कुछ अब जो अभिप्रेरणा के बारे में, मोटिवेशन को कहते हैं अभिप्रेरणा, यानी कुछ विद्वानों ने कहे, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन ने कहा, कुछ मेन बातें कही हैं। क्या कहता? मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। कहता मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है, यानी आंतरिक इच्छा है। जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी आप काम नहीं कर सकते हैं। मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, और मोटिवेशन जो है एक लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है। समझे? यानी आपको एक पहले मन में बात बनानी पड़ता है कि हाँ यार मैं इस काम को इतने समय में करूंगा, इतने टाइम में करूंगा, इतने पैसे में करूंगा, या ऐसे करूंगा। यानी एक तरीके से देखा जाए तो आपको एक उद्देश्य सिद्ध करना पड़ता है, उद्देश्य बनाना पड़ता है कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है। मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। बताया आपको, मोटिवेशन सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरीके का हो सकता है। जैसे हम एक क्लास में बच्चों खड़ा करते हैं, 2 का पहाड़ा सुनते हैं, उससे हम कहते हैं ठीक है बच्चों कल सबको 2 का टेबल याद करके आना है, और जो बच्चा याद करके लाएगा हम उसे एक टॉफी देंगे। समझे? क्या हो गया? ये मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन है ना। और दूसरा क्या कहा? कहते अगर कोई याद करके नहीं लाया तो जहां गलती करेगा उस पर वहीं 2 डंडे लगेंगे। समझे? या उस पर हम 100 रुपए का फाइन लगा देंगे। क्या हो गया? नेगेटिव मोटिवेशन, यानी अब वहां पे मजबूरी हो गई, काम करना पड़ेगा। तो यानी इच्छा कई बार जबरदस्ती भी बना दी जाती है। समझे बेटा? कहते हैं इच्छा जबरदस्ती कैसे बन जाएगी? बेटा जी ऐसे ही इच्छा जबरदस्ती बन जाती है जब आपको कहा जाएगा बेटा या तो याद कर ले, और अगर याद नहीं करेगा तो चल तुझे कहीं पे किसी होटल पे छोड़ देंगे, वहां बर्तन धोएंगे। जब 10 दिन धोएगा तो आपको समझ में आएगी नहीं यार इससे बढ़िया तो मुझे भैया पढ़ लेना ही था, या मुझे और कुछ काम कर लेना बेहतर था, या मैं अच्छा पढ़ाई लिखाई कर लूं। तो नेगेटिव यानी जब आपको एक तरीके से डराया जाए किसी काम को करने के लिए कि या तो कर वरना नहीं तो तुझे कुछ इस टाइप की सजाएं मिलेंगी, दैट इज नेगेटिव मोटिवेशन। और पॉजिटिव, करो करो, पॉजिटिव बेटा करो करो, बहुत अच्छी बात, आप ये काम करो, शाबाश, ताली बजवा दी, पैसे दे दिए, पॉजिटिव मोटिवेशन।
मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, लेकिन बेटा हो कुछ भी, मोटिवेशन एक मुश्किल प्रक्रिया तो है। यानी आप किसी को जबरदस्ती काम करने के लिए बहुत कम प्रेरित कर पाते हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लें। अगर कोई बच्चा क्लास में याद करना नहीं चाहता, कोई एम्प्लॉय काम करना नहीं चाहता, तो वो नहीं करेगा। हम कैसी कैसी टेक्निक्स अपनाते हैं उनसे काम करवाने की, लेकिन फिर भी अगर 100 लोग होते हैं तो उसमें से 95 या 98% हम सक्सेस हो ही जाते हैं, कहीं ना कहीं 1% रह जाते हैं। इसलिए कहा गया कि एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। नेक्स्ट तो मैस्लो, आपने नाम सुना होगा मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी का। तो मैस्लो क्या कहता है, देखो मैस्लो ने ना एक सिद्धांत बनाया है, सिंपल सी बात है। एक्चुअली मैस्लो कहता है कि कोई व्यक्ति किसी के कहने से काम नहीं करता। मैस्लो कहता है हर व्यक्ति की अपनी जरूरत है, और देखो जरूरत को पूरा करने के लिए ही कोई व्यक्ति काम करता है। आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी जरूरत है, आप चाहते हैं कि भाई मेरी अच्छी नौकरी लगे, अच्छे पैसे कमाऊं, अच्छा मैं अपना स्टैंडर्ड सेटअप करूं, इसलिए आप काम कर रहे हैं, इसीलिए आप पढ़ रहे हैं। समझे? हम आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको पीटा जाएगा, नहीं। आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको मार्क्स अच्छा आएगा, नहीं। आपकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूरत है, चाहे कैसी भी हो। आपकी किसी भी टाइप की जरूरत हो, आप उसी टाइप की जरूरत को पूरा कर रहे हैं, इसीलिए आप काम करते हैं, क्योंकि वो जरूरत आपको पूरी करनी है। तो मैस्लो यही कहते हैं, हालांकि उन्होंने जरूरत है वो भी कैटेगराइज किया कि ज्यादा जरूरत कौन सी है, कम जरूरत कौन सी है। मैस्लो कहता है कि जैसे व्यक्ति की एक जरूरत पूरी हो जाती है ना, दूसरी की तरफ बढ़ जाता है। आपने अक्सर सुना होगा हवस की खोपड़ी, हिंदी में कहावत है, मुहावरा है, हवस की खोपड़ी, है ना। मानव के बारे में कहा जाता है कि इसकी हवस की खोपड़ी है। हवस की खोपड़ी मतलब इसकी एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जागृत हो जाती है। एक इच्छा पूरी हो जाती है, दूसरी जागृत हो जाती है। इसी बात को मैस्लो साहब ने थोड़ी पढ़ी लिखी लैंग्वेज में कह दिया, समझे। तो क्या कहा मैस्लो साहब ने, चलो साहब थोड़ा सा सुन लेते हैं। कहता द एडवोकेट ऑफ दिस थ्योरी इज अब्राहम मैस्लो, हु फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रेजेंटेड द नीड हायरार्की। इसने क्या दिया, नीड हायरार्की दिया, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन 1943। पहले सिद्धांत के प्रोपकार अब्राहम मैस्लो, हिंदी में पढ़ लो, सिद्धांत के प्रोपकार अब्राहम मैस्लो हैं, जिन्होंने सबसे पहले 1943 में प्रेरणा की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत प्रस्तुत किया था या किया है, ठीक है। यानी इन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं पदानुक्रम में होती है। पदानुक्रम यानी जैसे उसकी एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, और इसीलिए कोई भी व्यक्ति काम करता है। अगर किसी व्यक्ति की, यानी मैस्लो का कहना है कि अगर व्यक्ति की कोई इच्छा ना हो तो सिंपल सी बात है कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा। कहता मैस्लो डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ऑन द बेसिस ऑफ ए चेन और सीक्वेंस ऑफ नीड्स। कह रहा हूं उसने बेसिस ऑफ चेन और सीक्वेंस ऑफ नीड, यानी आवश्यकताओं के आधार पर ये चेन बनाई है। अकॉर्डिंग टू हिम ए मैन हैज काउंटलेस नीड्स। कह रहा देखो एक व्यक्ति के, उनके अकॉर्डिंग, किसकी, मैस्लो के अकॉर्डिंग कह रहा है व्यक्ति की इच्छाएं बेतुकी हैं, अनगिनत हैं। आप एक पूरी करो, दूसरी, दूसरी करो, तीसरी, तीसरी करो, चौथी, चौथी करो, पांचवी, कभी खत्म ही नहीं होती। And they can be categorized on the basis of priority। उन्हें प्रायोरिटी के बेस पे कैटेगराइज किया जा सकता है। यानी इच्छाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप देखो पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। देखो बेटा ये ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी, ये मैस्लो की थ्योरी, और ये अब्राहम मैस्लो। फोटो देख लो, कई बार आप देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति में आ जाता है ना, आ जाता है ना। अच्छा भाई बताओ जरा कौन है, तो बेटा कहीं भी देख लो काम आ जाता है, ठीक है। बाकी इनकी नीड है, नीड हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्टीम, लव एंड बिलोंगिंग, सेफ्टी नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, यहाँ से पढ़नी है हमें, ठीक है। अब अभी एक एक करके हम पढ़ते हैं क्या है कहते हैं। तो देखो पिरामिड रिप्रेजेंटिंग मैस्लो हायरार्की। पिरामिड यानी इस तरीके से उन्होंने बनाई है, कैसे, तो सबसे पहले कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी शारीरिक जरूरत कौन सी है, व्यक्ति की सबसे पहली जरूरत कौन सी है, खाना, शारीरिक जरूरत। तो कहता है फिजियोलॉजिकल नीड में कौन सी आती है, फूड, शेल्टर, क्लॉथ एंड स्लीप। कह रहा व्यक्ति की 4 सबसे जरूरी आवश्यकताएं हैं। सिंपल सी बात करें तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये व्यक्ति की 3 आवश्यकताएं हैं जो उसे हर सूरत में चाहिए। देखो आप खाएंगे जरूर, कुछ भी हो उसके लिए आप काम करेंगे। आपको मकान भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए पहनने के लिए, ये तो नहीं है ना बिना कपड़े के ही घूम रहे हैं ऐसे नहीं। इसीलिए कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो मानव है उसकी 3 आवश्यकताएं हर सूरत में होती हैं। वैसे तो 4 होती हैं,
लेकिन सो तो अपने आप ही जाता है, लेकिन बेटा भूखे पेट किसी को नींद नहीं आती है, ये भी ध्यान रखना। तो इसीलिए कहते हैं कि 4 शारीरिक आवश्यकताएं हैं जिनके लिए व्यक्ति काम करता है। सबसे पहली है, अगर यह हर व्यक्ति को चाहिए इसलिए व्यक्ति काम करेगा। माना आपको भोजन की आवश्यकता ना हो, आप काम करोगे? आपको भूख ही नहीं लगती, आप काम करोगे? आपको कभी खाने की जरूरत ही नहीं, आप काम करोगे? नहीं करोगे। कपड़े की आपको जरूरत नहीं, आप काम करोगे? नहीं। मकान आपको नहीं चाहिए, आप काम करोगे? नहीं, कोई नहीं करेगा। तो इसलिए कहना कि हर व्यक्ति पहले शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम करता है। उसके बाद जब उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो बेटा फिर वो देखता है अपनी सुरक्षा, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। फिर उसकी आवश्यकता हो जाती है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी यानी उसे अपना शरीर की सिक्योरिटी करनी है, उसे अपने, समझे बेटा? उसे आर्थिक जरूरतें अपनी पूरी करनी है। क्यों? ताकि वो अपनी सिक्योरिटी कर सके। कैसी सिक्योरिटी? भाई कल बीमार हो जाए तो देखो कोशिश कर, यार कल बीमार हो जाए तो बीमा करवा लेता है, यार अच्छा देखो मेरे पास ना इलाज होना, भाई इलाज के लिए भी पैसे चाहिए। ऐसा नहीं कल खा लिया पी लिया और सो गया मस्त, फिर कल सुबह उठा खा लिया पी लिया सो लिया मस्त, खा लिया पी लिया, ऐसे नहीं होता। क्या ऐसे होता है? नहीं। अरे ये तो सिर्फ नाम मात्र है, जरूरी है, लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति की पूरी होती है तुरंत उसे एकदम दूसरी चीजें याद आती हैं। और दूसरी चीजों में क्या आती है? सुरक्षा की जरूरत है। कहता सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स यहाँ पे आ जाती हैं। कहता सेफ्टी नीड्स इंक्लूड फिजिकल एंड इकोनॉमिक्स नीड। कह रहा दोनों, फिजिकल और यानी वो शारीरिक रूप से भी सिक्योर होना चाहता है और आर्थिक रूप से भी सिक्योर होना चाहता है। कहता फिजिकल सेफ्टी रेफर्स टू डिफेंस अगेंस्ट एक्सीडेंट, अटैक, डिसीज एंड अदर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। कह रहा फिजिकल सेफ्टी का मतलब है वो इन चीजों से बचे रहना चाहता है। कैसे? एक्सीडेंट, अटैक, डिसीज, अगर इनमें कुछ हो भी जाए तो इनके इलाज के लिए वो अपने आप को मजबूत करना चाहता है। अदर और भी कुछ अन्य हो सकती है बहुत सारी। इकोनॉमिक सेफ्टी रेफर्स टू सेफ्टी ऑफ लाइवलीहुड एंड अरेंजमेंट फॉर ओल्ड एज। क्या करता है वो सेफ करता है कि मेरी आजीविका चलती रहे और बुढ़ापे में मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर वो इसलिए यानी पहले व्यक्ति कमाता है रोटी कपड़े और मकान के लिए, फिर व्यक्ति कमाता है सुरक्षा के लिए। सुरक्षा कैसे? वो शारीरिक रूप से भी ठीक रहे और यार बुढ़ापे में मेरे हाथ पैर खत्म, भाई काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं अपना कुछ जोड़ के रख लेता हूँ। जब दो व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी होती हैं तीसरी की तरफ बढ़ता है एफिलिएशन और सोशल नीड्स। जब दोनों चीजें होती हैं तो फिर उसे अपनेपन की बात याद आती है, अपने दोस्त याद आते हैं, मित्र याद आते हैं, उसमें स्टैंडर्ड के लिए उनके लिए फिर वो काम करता है। कहता है इट रेफर्स टू द नीड फॉर अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। फिर इन सब के लिए काम करता है। कह रहा जैसे सामाजिक आवश्यकताओं में अपनेपन के लिए काम करता है। नहीं यार तुम मेरा हो गया, अरे यार कुछ इसे मिलना चाहिए, चल यार दोस्त के पास जाना, खर्चा चाहिए, यार मिलने जाना उससे खर्चा चाहिए, तो कमाएगा फिर काम करेगा, जरूरी है। फ्री में तो कोई नहीं। स्टीम नीड्स, फिर जब उसकी ये भी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है फिर वो थोड़ा स्टेटस पे ध्यान देता है अपने, है ना? जैसे ही आपके यहाँ पैसा आता है तो आपको टीवी, फिर आप एडवर्टाइज देखते हैं डब्बा टीवी, अंकल का टीवी डब्बा है, वो टीवी बेकार लगने लगता है आपको। अरे उससे पहले तो वही सब देख रहे थे। नहीं, थोड़ा पैसा आ गया यार, स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए अब थोड़ा सा। क्यों बढ़ रहा है स्टैंडर्ड? पैसा आ रहा है। यानी आप चाहते हैं नहीं यार अब ये टीवी नहीं लेना, मुझे एलईडी में देखना है, अब मुझे कीपैड वाला मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे स्मार्ट मोबाइल चाहिए। तो क्या करेंगे? काम करेंगे पैसे के लिए। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड्स के लिए हम काम करते हैं। कहता है इट रेफर्स टू द नीड फॉर रेस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकॉग्निशन एंड अटेंशन। कहता फिर जब व्यक्ति की ये तीन आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो चौथी पे काम करता है वो स्टैंडर्ड के लिए, सम्मान के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए, अपने स्टेटस के लिए, इन सब के लिए काम वो करता है। क्या? सबसे पहले यानी जरूरी शारीरिक जरूरत है, फिर सुरक्षा, फिर अपनेपन के लिए, दोस्तों के लिए, सभी से मिल प्रेम भाव के लिए काम करता, फिर स्टैंडर्ड के लिए काम करता, और फिर बेटा लास्ट में वो काम करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है बेटा, अगर देखा जाए तो वास्तव में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसा चीज है जो कभी खत्म ही नहीं होती। यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है अधिक से भी अधिक, यानी प्रोफिशिएंसी के लिए काम करता है। प्रोफिशिएंसी के लिए जैसे माना कोई संगीतकार चाहता भाई साहब मेरे जैसा कोई म्यूजिशियन ना हो, बेस्ट, सबसे बेहतर सिंगर,
कोई गाना गाने वाला है तो चाहता है मेरे जैसा कोई गाना ना गाता हूं, मैं सबसे ऊपर पहुंच जाऊं। कोई पढ़ाने वाला तो चाहता भाई साहब मेरे जैसा कोई टीचर ना हो, सारी दुनिया मुझसे ही पढ़े। समझे? कोई म्यूजिशियन चाहता कोई मेरे से बढ़िया कोई म्यूजिक ना बजा दे, दैट इज प्रोफिशिएंसी, उसके लिए काम करता। यानी बढ़िया के लिए, अपने से बढ़िया के लिए, पहले दूसरों से बढ़िया के लिए, फिर और बढ़िया के लिए, फिर अपने से ही बढ़िया के लिए। वो ये चाहता कि यार अब तो कोई कंपटीशन में आई ना, बस सबसे सर्वोपरि मेरा ही नाम हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेस्ट। समझे? तो उसके लिए फिर वो काम करता है। कहता सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स रेफर्स टू द डिजायर टू मैक्सिमाइज whatever potential and individual position या पोजीशन। ठीक है, यानी वो इस काम के लिए काम करता है, अधिकतम से भी अधिकतम होने के लिए काम करता है, बढ़िया से बढ़िया। जिसे आप कहते हैं ना बढ़िया से बढ़िया, ये भी नहीं समझ में आ रहा यार कैसे बढ़िया करूं, नहीं कुछ और बढ़िया लिख के लाता। जैसे कई बार टीचर होते हैं ना, आप क्वेश्चन करो बिल्कुल सब चीज सही लिख दो, विभिन्न नंबर, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है देंगे 9, उनसे पूछो सर आपने 1 नंबर बढ़िया लिख के ला। उनसे भी पूछो सर बढ़िया क्या करूं, ये उन्हें भी नहीं पता, लेकिन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। क्या चाहते हैं यार कुछ बढ़िया। तो बेटा बढ़िया जो है ना, यही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कैसे बढ़िया से बढ़िया करें? अकॉर्डिंग टू रूल वहां के मार्क्स नहीं काट सकते हैं, इसीलिए तो हम देखते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 आ जाते हैं। आप आज से 8, 10, 12 साल पहले देखेंगे तो बेटा 100 आउट ऑफ 100 थ्योरिकल सब्जेक्ट में तो होते ही नहीं थे। क्यों? बढ़िया से बढ़िया। और बढ़िया से बढ़िया क्या होता? कुछ भी नहीं होता। यानी ज्यादा ही सब कुछ सबसे बढ़िया दे दिया तो 10 में से 9 नंबर, बहुत ही बढ़िया और सही लगा 10 में से 9.5, अब कुछ बढ़िया नहीं है साहब, तो इससे ज्यादा दे दिए, पूरे तो दे दिए। बच्चा कहता सर 9.5, अरे 9.5 10 ही होते हैं, लेकिन देंगे नहीं। क्यों? बढ़िया से बढ़िया। तो इसी तरीके से यानी आप अच्छे से भी अच्छा कहता, फॉर एग्जाम्पल ए म्यूजिशियन wants to be proficient in music। कहता है एक म्यूजिशियन म्यूजिक में पारंगत होना चाहता है। पारंगत यानी संपूर्ण होना चाहता है। संपूर्ण होना ही एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो हमने कहा था कोई भी व्यक्ति काम करता है यही, और ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसके ऊपर 100% आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ लेना। 5 नीड है किसके अकॉर्डिंग? मैस्लो की। कहता है एजम्पशन ऑफ मैस्लो थ्योरी। अब देखो जरा क्या क्या मैस्लो की थ्योरी का एजम्पशन थी, हालांकि हमने पढ़ लिया सब कुछ जो मैस्लो के बारे में था, लेकिन देखो थोड़ा सा। कहता मैस्लो क्या कहता पीपल बिहेवियर बीइंग अफेक्टेड बाय देयर नीड्स। कहता कोई भी व्यक्ति जो प्रभावित होता है वो अपनी जरूरतों के अनुसार प्रभावित होता है। देयर आर मैनी नीड्स ऑफ पीपल एंड देयर ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कैन बी मेड। कहता हर व्यक्ति की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें हम एक सीक्वेंस में रख सकते हैं। मोटिवेशन एंड्स विद द satisfaction of needs, after that the next higher need serves as a motivator। कह रहा जब एक व्यक्ति की जब जैसे ही कोई व्यक्ति की एक आवश्यकता समाप्त होती है तो दूसरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए काम करता है, यानी जो दूसरी आवश्यकता है वो मोटिवेटर के रूप में कार्य करती है। कहता पीपल मूव टू नेक्स्ट हायर नीड ओनली व्हेन द लोअर लेवल नीड्स आर सेटिस्फाइड। कह रहा जब, लेकिन कोई भी व्यक्ति दूसरी आवश्यकता के लिए तभी काम करता है जब उसकी कोई पहली आवश्यकता पूरी हो जाती है। नेक्स्ट देखो कोई भी ये हियरार्की ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड नीड्स, तो बता रहा है कि देखो कोई भी व्यक्ति जब काम करता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो काम करता है तो उसकी इस तरीके से नीड होती है, समझे। और अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअली सोच के देखो बिना ऑर्गेनाइज किया क्यों काम कर रहा हूं, यानी अगर एक व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो इसलिए काम कर रहा है, और अगर एक व्यक्ति वास्तव में कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं काम ही कर रहा है तो क्यों काम कर रहा है? इन जरूरतों को पूरा करने के लिए। यानी जब एक व्यक्ति की इंडिविजुअल अगर व्यक्ति को देखा जाए तो ये काम, तो ये उसकी जरूरत है, और जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ता है तो फिर ये उसकी जरूरतें हैं। वो यही कहता है इंडिविजुअल नीड हियरार्की, यानी इंडिविजुअल यानी यहाँ वो जरूरी नहीं है एम्प्लॉय हो। कहता है एन इंडिविजुअल नीड्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कहता अगर हम ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आकर देखें which motivate him have been shown in table A। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आकर देखो तब भी व्यक्ति की नीड होती है, तब भी व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं।
और अगर ऑर्गेनाइजेशन में रहता है तो भी आवश्यकताएं होती है। यानी हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन से बाहर रहकर भी सोचता है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर भी सोचता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रहकर सोचता है तो उसकी ये वाली नीड होती है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर सोचता है तो ये वाली नीड होती है। क्या क्या? ये वाली है ऑर्गेनाइजेबल, सेकंड वाली है और फर्स्ट वाली है। देखो क्या नीड है, कहता सबसे पहले हंगर, वही जरूरत वाली सबसे पहली। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, भाई कोई व्यक्ति काम करता है क्या? हंगर, भाई जरूरत है उसे, सबसे जरूरी भूख, कुछ भी आप कह सकते हैं इसमें। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, फिर वो चाहता है स्टेबिलिटी यानी उसकी एक इनकम स्थायी हो जाए ताकि उसकी सुरक्षा रहे, ताकि वो ना डरे भविष्य में कि हाँ भाई इतना पैसा तो मेरे पास आता ही रहेगा। फ्रेंडशिप के लिए काम करता, बताता अपनेपन के लिए। जो ये 5 में ही है जो आपने अभी पढ़ी थी, बस थोड़ा इनका नाम अलग दे दिया। स्टेटस के लिए काम करता, पढ़ा था उसमें टीवी के बजाय एलईडी देखना चाहता। सेल्फ फुलफिलमेंट, और फिर सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए काम करता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के साथ करता तो सबसे पहले क्या देखता? देखो कहीं ना कहीं ये भी है वैसी, जरा समझो, ये भी है वैसी, लेकिन जरा देखो बेसिक सैलरी। सबसे पहले अपनी एक बेसिक सैलरी तो सोचेगा, हाँ भाई कम से कम मुझे इतना तो मिलेगा तभी तो काम करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं। पेंशन प्लान, फिर आगे की भविष्य की सुरक्षा के लिए देगा, अच्छा भाई मुझे बाद में क्या मिलेगा। कोर्डियल रिलेशन विद कलीग्स, फिर वो अपने कलीग्स के साथ जो है उनके साथ रिलेशन बनाने के लिए काम करेगा। हाँ यार यहाँ पे सब आदमी बढ़िया, ठीक है, ये भी इतना कर रहे हैं, मैं भी इतना कर रहा हूँ, मैं इन्हीं के साथ में काम करता हूँ, सहमति बनाकर। जॉब टाइटल, जो जॉब टाइटल के लिए काम करता है, जॉब टाइटल यानी एक तरीके से अपने स्टैंडर्ड के लिए काम करता है। सुपरवाइजर से मैनेजर, मैनेजर से इस तरीके से काम करता है वो, मैं सुपरवाइजर हूँ, मैनेजर बनूं, मैनेजर टॉप लेवल मैनेजर में जाऊं, इस तरीके से काम करता है। फिर अचीवमेंट ऑफ गोल्स, और फिर चाहता है कि मेरे उद्देश्य पूर्ण हो। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य भी होते हैं, यहाँ पर अपने भी उसके उद्देश्य होते हैं जिसके लिए कोई व्यक्ति काम करता है। नेक्स्ट देखो, मोटिवेशन बाय फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। बहुत छोटा, बहुत आसान टॉपिक है, स्पीड से पढ़ेंगे बिल्कुल इजी सी समझ में आ जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। कहता मोटिवेशन बाय फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स, इसे आप पढ़ लेना, मैं आपको समझा देता हूँ। कहता मोटिवेशन बाय फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब आपको काम के, आपको पैसे के बलबूते पर काम करवाया जा रहा, यानी आपको तरीके से पैसे का लालच दिया जा रहा, आप काम करें। मौद्रिक मोटिवेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, अमौद्रिक मोटिवेशन। मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है? कैसे? माना आपने किसी बच्चों का, आप देखते हैं छोटी क्लास में बच्चों को याद करवाने के लिए क्या करते हैं, हम उसे टॉफी दे देंगे, चीज दे देंगे, या फिर हम उसे कहेंगे अच्छा तू याद कर, हम तो 5 रुपए देंगे, और उसे 5 रुपए अगर मिल जाए तो भाई साहब वो याद करने की कोशिश जरूर करेगा। पैसे दिए, फाइनेंशियल मोटिवेशन। हमने एक बच्चों को स्टेज पे लाया, खड़ा कर दिया, चल भाई सुना 2 का टेबल, उसने 2 का टेबल सुना, उसने कहा चलो भाई सारे ताली बजाओ, तेरी कितना अच्छा काम कर दिया, सब बच्चों ने उसके लिए ताली बजा दी। मिला क्या? पैसे मिले? नहीं, कुछ नहीं मिला, लेकिन खुश है। और भाई से एकदम बिल्कुल ही चौड़ा होकर जा रहा है, तेरे जगह आज मैंने 2 का पहाड़ा सुना दिया, और मैडम कहेगी ठीक है बेटा कल 3 का भी याद करके लाइयो, और बच्चा जाएगा फिर कल 3 का भी याद करेगा। दैट इज, ये कैसा? नॉन फाइनेंशियल। इसी तरीके से कंपनीज में भी कुछ प्रोग्राम रखे जाते हैं। तो फाइनेंशियल यानी जब पैसे के लिए काम करता, नॉन फाइनेंशियल जहां पैसे के लिए नहीं काम किया जाता बल्कि वर्कर्स को कुछ और सुविधाएं दे दी जाती है। बेटा तो आगे आप चलते हैं। अब देखो इसमें कहता फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन से? देखो अभी हमने पढ़े, कहता फाइनेंशियल इंसेंटिव आर दोज इंसेंटिव व्हिच आर इवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। जनरली फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से इंसेंटिव्स हैं जो टर्म्स ऑफ मनी में काउंट किए जा सकते हैं। जनरली फाइनेंशियल इंसेंटिव आर हेल्पफुल टू सैटिस्फाई फिजियोलॉजिकल नीड। पहली 2 फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स को पूरा करते हैं। फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड अमंग द चीफ फाइनेंशियल इंसेंटिव। कौन सा? कुछ मेन है, जैसे पे एंड अलाउंस यानी बेसिक सैलरी। भाई बेसिक सैलरी जो भी आप उसे देंगे, ये सब क्या है हमारे भाई, जब आप कोई व्यक्ति काम करेगा कम से कम तो कुछ तो देंगे, तो जो कम से कम उसे कुछ देंगे, यही क्या है? बेसिक सैलरी। कहता है पे एंड अलाउंस आर द चीफ मॉनेटरी इंसेंटिव फॉर एवरी एम्प्लॉय, सैलरी इंक्लूड्स बेसिक पे, यानी जो उसे बेसिक पे दिया जाता है। यानी अब आप देखो, आप एम्प्लॉय से काम करवा रहे हैं, एम्प्लॉय क्यों काम कर रहा है? क्योंकि उसे पैसे चाहिए, और पैसे के रूप में आप उसे क्या क्या दे रहे हैं, बस में नाम बताए गए हैं यहाँ पर आपको, और कुछ नहीं है। तो पैसे के रूप में क्या देंगे? उसे हम बेसिक सैलरी देंगे। पे एंड अलाउंस, एक बच्चा पे एंड अलाउंस की जगह बेसिक सैलरी लिख सकते हैं, बिल्कुल बेटर आप लिख सकते हो, बेसिक पेमेंट लिख दो यहाँ पर, या मिनिमम पेमेंट लिख दो, आप लिख सकते हैं। बस बाकी यहाँ देखो सब्जेक्टिव वर्ड यूज करोगे ज्यादा बेस्ट है। प्रोडक्टिविटी लिंक टू वेज,
देखो कुछ व्यक्ति क्या प्रोडक्शन के बिहाफ पर भी हम उन्हें वेजेस दे सकते हैं। हम कहते हैं भाई तुम ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा पैसे देंगे, कम काम करोगे कम पैसे देंगे, सिंपल सी बात है ना। कहता प्रोडक्शन के आधार पर, कहता द एम्प्लॉय कैन बी मोटिवेटेड बाय लिंकिंग प्रोडक्टिविटी विद देयर सैलरी। कह रहा अगर हम उनकी सैलरी के साथ प्रोडक्टिविटी जोड़ दें, यानी हमने कहा कि भाई देखो 100 यूनिट तो आपको बनानी है, अगर आपने 100 यूनिट से ज्यादा बनाई तो 2 रुपए पर यूनिट आपको और मिलेगा। अब देखो यानी अगर एक एम्प्लॉय ने 150 बनाई तो 100 के जितने उसे मिलने थे 500-700 रुपए में तो थे ही, बाकी जो 200 बाकी उन्होंने 50 यूनिट फालतू बनाई, उनके 3 रुपया 2 रुपए यूनिट के हिसाब से आपने और दे दिए, 50 दिया 150। तो देखो कल वो कोशिश करेगा कि यार मेरी 100 से ज्यादा बने, क्योंकि उसके बाद उसे पैसे ज्यादा मिलेंगे। तो पैसे देने की बात हो रही है, बोनस देंगे। कहता बोनस रेफर्स टू दैट पेमेंट टू एम्प्लॉइज इन एडिशन टू देयर रेगुलर रेम्यूनरेशन। बोनस यानी उसकी जो रेगुलर रेम्यूनरेशन है हम उसमें कुछ उसे एक्स्ट्रा देना चाहते हैं या दे रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग, भाई प्रॉफिट में हिस्सा बांट लेते हैं। देखो बेसिकली कहा जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है उसमें दोनों ही लोग एफर्ट करते हैं, एम्प्लॉय भी एफर्ट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन यानी मैनेजर मालिक लोग भी एफर्ट करते हैं, ओनर भी एफर्ट करते हैं। तो अगर हम कहीं ना कहीं उन्हें ये कह दें कि देखो भाई अगर तुमने इतना काम किया, जिस बार जितना प्रॉफिट होगा वो इतने % एम्प्लॉय में बांटा जाएगा, तो एम्प्लॉय ज्यादा एफर्ट से काम करेंगे। यानी सिंपल सी बात है, आप उसे पैसे के रूप में एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या दे सकते हैं, जो भी आप उधर पैसे के रूप में दे सकते हैं वे सारे फाइनेंशियल मोटिवेशन कहलाते हैं। को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन, आप उन्हें को पार्टनरशिप दे दो यानी उन्हें सह साझेदारी दे दो, आप उन्हें कम रेट पर स्टॉक इशू कर देते हैं यानी शेयर्स दे देते हैं। जो पब्लिक के लिए 100 रुपए का लो, आपको एक महीने लो भैया आप 500 दे दिया आपको फ्री में, या अगर पब्लिक के लिए 200 रुपए का आपको 50 रुपए में इशू कर दिया, ठीक है। तो इन्हें यानी पैसे वाली कोई भी चीज कहता है रेफर्स टू प्रोवाइड अ शेयर टू एम्प्लॉइज इन द कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन एडिशन टू देयर रेगुलर रेम्यूनरेशन, यानी रेगुलर रेम्यूनरेशन में उनकी कैपिटल को भी ऐड कर दिया जाता है। कंसिडर यानी एक तरीके से उन्हें पैसा उन्हें बढ़ जाता, भाई सैलरी तो मिलेगी, साथ में उन्होंने कैपिटल में ऐड कर लिया, उन्हें मालिक बना लिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा। Consequently, the employee get dividend as well as participation in management beside their regular remuneration. उन्हें क्या हो जाता है, इस तरीके से उन्हें थोड़ा मैनेजमेंट में भाग भी मिल जाता और उन्हें थोड़ा लाभांश का हिस्सा भी मिल जाता। रिटायरमेंट बेनिफिट, आपने रिटायरमेंट बेनिफिट दे दो, ग्रेच्युटी, पेंशन, फंड, बोनस, सब चीजें इकट्ठी करके दे सकते हैं। देखो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड मैनी बेनिफिट ओनर आफ्टर रिटायरमेंट सच एज पीएफ, पेंशन, ग्रेच्युटी, ये सब चीजें दी जा सकती हैं। परक्विजिट, अन्य चीजें भी दी जा सकती हैं। अन्य चीज जैसे माना आपने एम्प्लॉय को कार दे दी, लो भाई हमने आने जाने के लिए एम्प्लॉय को कार दे दी, या फिर हमने कहा है इस एम्प्लॉय ने पिछली बार एक अचीवमेंट की थी इसलिए इसे अगले साल कार दी जाएगी। और ये कार है कंपनी की लेकिन लान ले जाने के लिए इसे दे दी। क्यों दे दी? भाई इसने अच्छा काम किया था, बहुत ज्यादा आना जाना पड़ता, लो इसे पर्सनल कार दे दी, इसे रहने के लिए घर दे दिया, इसे नौकर दे दिए। तो एक्चुअली कहीं ना कहीं पैसे वाली चीजें ही तो है, यानी जहां कहीं ना कहीं पैसा दिया जा रहा है वो क्या है, फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल में जहां पैसा नहीं होता, सिंपल सी बात है। कौन से इंसेंटिव? इंसेंटिव्स आर नॉट डायरेक्ट रिलेटेड विद मनी, में इंसेंटिव जो पैसे से रिलेटेड नहीं है क्या कहलाते हैं, नॉन फाइनेंशियल। जैसे स्टेटस, देखो कहता है स्टेटस मींस द पोजीशन ऑफ रैंक ऑफ ए पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी हाई और लो, रैंक सिस्टम मे बी डिपेंडेंट ऑन परफॉर्मेंस एम्प्लॉइज, ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज की स्पेलिंग गलत लिखी कोई नहीं, ठीक है भाई। कहता रैंक सिस्टम ऑफ एम्प्लॉइज यानी जो परफॉर्मेंस है वो उनके काम के आधार, सिंपल सी बात है भाई, आप काम के आधार पर उनकी परफॉर्मेंस चेक करो और परफॉर्मेंस के हिसाब से उनकी प्रमोशन करो, उनके स्टेटस दो, उन्हें काम दो, उन्हें पोस्ट दो, तो उससे क्या होगा, हर व्यक्ति अच्छा काम करना चाहेगा। यानी देखो आप पैसा नहीं दे रहे हैं, बस आपने कहा अच्छा भाई ठीक है इसे सुपरवाइजर बना देंगे, अब वो देखो क्यों काम करेगा, क्योंकि मैं इन 4 के ऊपर काम करूंगा, हालांकि काम भी बढ़ा दिया उसका, लेकिन करेगा क्यों, उसे एक इच्छा है, उसका स्टेटस बढ़ गया कि हाँ देखो 10 लोग मेरे नीचे काम करते हैं, मेरे अंडर में 10 लोग काम कर रहे हैं, काम करेगा। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, भाई आप ऑर्गेनाइजेशन का वातावरण ऐसा बनाओ, संगठनात्मक वातावरण, यानी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक अच्छा वातावरण बनाओ, ठीक है भाई, ताकि एक दूसरे से लोग परेशान ना हो, कोरिलेटेड हो, एक दूसरे से सहयोगी हो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छा वातावरण बना के रखो, तो अगर अच्छा वातावरण रहेगा तो उसके लिए भी लोग काम करेंगे, क्यों, फिर वो कहीं छोड़ के जाना ही नहीं चाहेंगे।
कहता ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मीन्स द वर्किंग सिस्टम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इंक्लूड्स इंडिविजुअल फ्रीडम, रिसिप्ट ऑफ अवार्ड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉइज इट। ये देखो क्या क्या बता रहा, कह रहा दिस इंक्लूड्स इंडिविजुअल फ्रीडम, भाई काम करने की आजादी दो, यानी ज्यादा उसके सिर पे मत चढ़े रहो काम करने के लिए, नहीं तो क्रिएट परेशान हो जाएगा, काम नहीं करेगा। फिर रिसिप्ट ऑफ अवार्ड, उसे अवार्ड्स दो, उसे पुरस्कार दो। इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को भी महत्व दो, ये मत समझो चलिए हमारा नौकर है, चलिए कुछ बात कोई है, नौकरी तो है नहीं है, उसे भी पूरा महत्व दो, आता का दो। अरे साहब तो कोई नहीं की वजह से तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, अगर ये ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगी ही नहीं, सारा दारोमदारी एम्प्लॉयज को ऊपर। इस तरीके से मोटिवेट करो उन्हें, ताकि उन्हें लगे हाँ यार हमारी भी कुछ कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू है। ये सब हम करेंगे तो लोग काम करेंगे। कैरियर अपॉर्चुनिटी, उन्हें बेस्ट कैरियर की अपॉर्चुनिटी दो, है उन्हें कहो कि अगर आपने इतना कर लिया तो आपको मैनेजर बना दिया जाएगा, पदोन्नति की जाएगी, प्रमोशन की जाएगी, सैलरी बढ़ेगी। हालांकि सैलरी बढ़ने वाला बात फाइनेंशियल में आ जाता है, सिर्फ पद बढ़ाओ, प्रमोशन दो उन्हें, ठीक है। तो द मैनेजर्स कैन क्लियर देयर वे टू प्रमोशन बाय प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज, उन्हें जो प्रमोशन की जो फैसिलिटी है वो दी जानी चाहिए। when the avenue for promotion are available, the employee certainty get motivated, जब उन्हें प्रमोशन की सर्टिफाइड होंगे, जब उन्हें पता है कि हमारा प्रमोशन होना है तो वे काम करेंगे और वहीं रुके भी रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भी नहीं जाएंगे और काम भी ध्यान से करते रहेंगे। नेक्स्ट देखो जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट मींस इंक्रीजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क, उसके काम को भी महत्व दिया जाना चाहिए। देखो काम किसी का भी हो, आपको ऑर्गेनाइजेशन में उसे पूर्ण महत्व देना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कह देगा छोड़ इसका काम तो बेकार है यार, इसमें क्या कुछ भी नहीं था, झाड़ू ही तो लगानी थी इसे। नहीं नहीं, आप कहो भैया साफ सफाई भी बहुत जरूरी है, जब तक साफ सफाई नहीं होगी तो अभी ऑर्गेनाइजेशन में मन नहीं लगेगा काम करने का, तो इसलिए तुम्हारा काम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, समझे। माना तुम झाड़ू नहीं लगाओगे सब लोग खड़े रहेंगे, अब देखो हमने झाड़ू वाले को क्या किया, महत्व दिया हमने उसके काम को। ये मत कहो कौन सा इतनी बड़ी काम है, मैं तो खुद कपड़ा मार के बैठ जाऊंगा, कौन सा तुमने ज्यादा बढ़िया काम कर दिया। नहीं, उनके काम को महत्व दो, तो उन्हें लगा हाँ यार हमारा काम तो अच्छा, और जान लगा के और बढ़िया से काम करेंगे। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, कुछ एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम बनाओ, यानी कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाओ, प्रोग्राम कुछ भी भाई जिससे एम्प्लॉय की पहचान हो कि हाँ भाई देखो इस एम्प्लॉय ने ये काम किया था, कुछ भी हो सकता है उसमें। आप लिख दो, बोर्ड पे लिख दो, ले भाई देखो ये एम्प्लॉय हर रोज 100 यूनिट बना देता, बोर्ड पे उसकी फोटो लगा दी, आते जाते लोग देखेंगे, उसे फीलिंग होगी अच्छा मेरी बोर्ड पे फोटो लग रही है, 100 यूनिट बनाता हूँ मैं, कितनी बनाता है तो क्या हुआ, उसके काम को पहचान मिली। एक अवार्ड प्रोग्राम रख दिया हमने, लो भाई देखो पिछली बार जो बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड, क्या है बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड, क्या देते हैं, कुछ नहीं देते भाई। आपको फर्स्ट प्राइज क्लास में आगे फर्स्ट प्राइज दे देते हैं, क्या दे देते हैं, एक शील्ड दे देते हैं, ले भाई। लेकिन देखो आप कितने मोटिवेट होते हैं, और आपके पड़ोसी के आपको देखो भाई साहब क्या काम किया और फर्स्ट प्राइज आया था। क्लास में बच्चा फर्स्ट आता, क्या हो जाता, उसे डायरेक्ट माना सेकंड क्लास में फर्स्ट आया तो फोर्थ में भेज देते, नहीं। अरे फर्स्ट आता तो भी थर्ड में जाना होता, जो थर्ड आया उसे भी थर्ड में जाना है, जो कुछ नहीं आया 33% आया उसे भी थर्ड में जाना है। लेकिन हमने क्या कर दिया, एक प्रोग्राम सेटल कर दिया, एक माइंड में बात सेट कर दी कि ये फर्स्ट है, एक पहचान दे दी उसे, ज्यादा पढ़ने लिखने वाला फर्स्ट है, एक शील्ड दे दी उसे, घर में ले जाके रखेगा, क्या हुआ, पहचान बनी उसकी। तो कुछ इस टाइप के प्रोग्राम बनाओ एम्प्लॉइज के लिए भी, भाई इस एम्प्लॉय ने इतनी प्रोडक्शन की, इसने पिछली बार इतना काम किया, इसने इतने टाइम दिया, इसने ऐसी सर्विस दी, इसने कोई एब्सेंट नहीं ली, इसने बड़ी मेहनत, किसी भी तरीके के, यानी एम्प्लॉइज की ऐसे कुछ प्रोग्राम्स करो जिससे एम्प्लॉय थोड़ा लगे कि हाँ भाई हम भी कुछ काम कर रहे हैं। तो कैसे कैसे प्रोग्राम है देखो जरा समझो आप इसमें। कहता बाय दीज प्रोग्राम्स एम्प्लॉय परफॉर्म्स मेक वाइड, करा एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस हो जाती है वो भी बढ़ जाती है, व्यापक होता है। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर गिवन बिलो व्हिच हेल्प इन द एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। तो एम्प्लॉय की पहचान में कुछ प्रोग्राम है जो दिए गए हैं, क्या है, कांग्रेचुलेशन द एम्प्लॉयज फॉर गुड वर्क परफॉर्मेंस। आपने एक प्रोग्राम रखा कांग्रेचुलेशन टू एम्प्लॉय, चलो साहब आपने एक बधाई देने का प्रोग्राम रखा, कैसा कि भाई देखो यहाँ एम्प्लॉय आएंगे, स्टेज पे आएंगे, मैनेजर साहब हाथ मिलाएंगे, बधाई देंगे, लो जी साहब बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा काम किया था पिछली बार, आएंगे दो साथ में फोटो खिंचाएंगे, बस होना कुछ नहीं है, पैसे नहीं दे रहे,
एक प्रोग्राम हमने किया, उससे क्या हुआ, उसकी एक पहचान बनी जिससे दूसरे लोग भी मोटिवेट होंगे काम करने के लिए कि हाँ यार देखो उस टाइम पे मन में लगता। आप 4 घंटे बाद सोच सकते हैं छोड़ यार कुछ नहीं है, फर्स्ट या थर्ड या कुछ नहीं है, क्या कर लिया इसने स्टेज पे जाके। थोड़ी देर बाद आप सोच सकते हैं, उस टाइम तो लगता है कि यार कहीं अगर हम भी होते तो भाई साहब बात कुछ और ही होती यार आज, तो लगता है ना, इसलिए हम काम करते हैं। डिस्प्लेइंग एम्प्लॉय अचीवमेंट ऑन द इंफॉर्मेशन बोर्ड, देखो जो एम्प्लॉय की अचीवमेंट है वो आपने इंफॉर्मेशन बोर्ड पे लगा दी है। प्रेजेंटिंग मोमेंटोस, उन्हें हमने कुछ मोमेंटोस दे दिए हैं। मोमेंटोस में थे वो जो शील्ड होती है उन्हें भी दे दिए, लो भाई यादगार आपसे याद के रूप में रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं जिसमें एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट होता है, यानी एम्प्लॉय काम करने के लिए एक तरीके से एक्साइटेड होते हैं। जॉब सिक्योरिटी, भाई एम्प्लॉय को है देखो जॉब की सिक्योरिटी मिल जाए, हाँ भाई ठीक है आप काम करते रहो, जब तक आप काम करते रहोगे हम आपको ऑर्गेनाइजेशन से नहीं निकालेंगे। लेकिन जैसे ही आपने इससे कम काम किया तो भाई फिर देखो मुश्किल हो जाएगा हमें रखने के लिए। अब आपको पता है तो एम्प्लॉय क्या करेगा, भाई उतना काम करेगा, क्यों, उसे पता कि जब तक मैं इतना काम करता रहूंगा जब तक मेरी जॉब की सिक्योरिटी है। यानी कि आप एम्प्लॉय को बस एक सिक्योरिटी दे दो कि तुझे निकाला नहीं जाएगा, बस एम्प्लॉय आपका खुश रहेगा और मन से काम करेगा। लेकिन जैसे ही एम्प्लॉय को रिस्क सा लगेगा, अरे यार पता नहीं आज है कल नहीं है, पता नहीं यार मैनेजर कैसा रोज बात बनाता, हमें तो मुझे लग रहा ऐसी चल रही है, छोड़ के जाना पड़ेगा। जैसे ही उसके मन में ये बात आई छोड़ के जाना पड़ेगा, समझ लो साहब उसकी काम की एफिशिएंसी खत्म हो गई, चाहे उसने एबिलिटी भी वो काम नहीं करेगा फिर आपके लिए। तो एम्प्लॉय को जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स है। जब तक जॉब की सिक्योरिटी है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में मन से काम करेगा, ये बात ध्यान रखना। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाओ जिसमें एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट किया जाए, ठीक है। कोई भी ऐसे प्रोग्राम हो सकते हैं, माना कोई मैनेजरियल मीटिंग में एम्प्लॉयज को बुलाओ, भाई देखो हम ये प्लान बना रहे हैं, सही रहेगा आप सब लोगों के लिए, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये सोच रही है किसी एम्प्लॉय को कोई आपत्ति तो नहीं है, अरे माननी तो फिर भी मैनेजर की है, चलेगी फिर भी मैनेजर की। बस एक तरीके से क्या कर दिया, एक तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्हें किसी काम को करने में एक सम्मान मिल गया। और जब हम उनसे पूछिए करें, ऑब्वियसली बात है वो उनके ऊपर कोई नियम लागू करना, उनसे ही पूछ के लागू कर दें तो हाँ साहब एग्री हो भी जाएंगे, ऐसा कोई ज्यादा भी नहीं है। माना सब एम्प्लॉय से पूछ के गए भाई देखो हम ये कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉय 100 यूनिट तक बनाएगा उसे इतने रुपए जो परमानेंट सैलरी मिलेगी, लेकिन जो इससे ज्यादा करेगा उसे 2 रुपए यूनिट, कौन मना करेगा, आज मत दो। यानी करना तो एक्चुअली मैनेजर्स को वही है, लेकिन कहीं ना कहीं एम्प्लॉय से भी कोऑपरेशन लो, वो काम के बारे में कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा जानते होंगे, ऐसा थोड़ा सोच के रखो। एम्प्लॉय गेट एनकरेज टू नोटिस देयर पार्टिसिपेशन इन मैनेजरियल वर्क्स, अरे एम्प्लॉय क्या होता है इंकरेज होते हैं जब उन्हें नोटिस मिलता है कि हाँ भाई हमें भी बुलाया गया है मीटिंग में, तो हमें मीटिंग में बुलाया, मीटिंग में चाहे पूछा कुछ ना, लेकिन लगता तो है हाँ भाई देखो मीटिंग में बुलाया है। Therefore, they offer their full cooperation in making successful the policies prepared with their help, और उनकी हेल्प से हम कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें हम पूरा सहयोग देंगे, और देते भी हैं। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय कभी और तो एम्प्लॉय कभी ऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध नहीं जाता है, बस ये है कि उसे कहीं ना कहीं नुकसान ना हो रहा हो। और बेटा एम्प्लॉय कई बार नुकसान भी झेल लेते हैं अगर उनकी मानसिक स्थिति सही है, यानी उन्हें मेंटली टॉर्चर नहीं किया गया है, उन्हें मेंटली मोटिवेट किया गया है, उन्हें मेंटली प्रमोशन किया गया है, तो कहीं ना कहीं वे ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प जरूर करते हैं। नेक्स्ट या हम लास्ट में कह सकते हैं एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, कर्मचारी की सशक्तिकरण, यानी आप बढ़ाओ, यानी एम्प्लॉयज को भी कुछ ऐसा लगे कि हाँ यार हमारे भी कुछ प्रोग्राम है, कुछ हमारे भी कुछ राइट्स हैं, समझे। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे एक्ट हैं एम्प्लॉयज के फेवर में, तो कुछ ऐसी चीजें भी होनी चाहिए जिनसे एम्प्लॉय को ये लगे हाँ भाई हमारी भी पावर है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ वैसे ही पड़े हैं, नहीं। कहता है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग द एम्प्लॉयज मोर फ्रीडम टू टेक डिसीजन, देखो हमने एम्प्लॉय को क्या दे दिया, कुछ डिसीजन लेने की पावर्स दे दी, अब उन्हें लग रहा हाँ भाई ठीक है हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। व्हेन द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉयज इंक्रीज, जैसे ही एम्प्लॉय को डिसीजन देने की पावर दी जाती है, दे कंसीडर दैट दे आर डूइंग सम इंपॉर्टेंट वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो वे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे महत्वपूर्ण काम करते हैं।
दिस फीलिंग मोटिवेट्स, और इससे उन्हें लगता है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम किया, इससे वे खुद ही मोटिवेट होते हैं अपने आप ही। जैसे ही आप उसे काम करने के आ जाते तो अपने आप ही मोटिवेट हो जाता, अच्छा भाई मुझे यार बड़ी जिम्मेदारी का काम मिल गया, अब तो मुझे करना पड़ेगा, भाई मुझे यार 100 लोगों में मुझे अपॉइंट किया गया, भाई मुझे जाना है। यानी कैसे होगा, आपने एम्प्लॉइज को पावर दे दी, पूरी टीम को पावर दे दो, ग्रुप को पावर दे दो, समझे। यानी कैसे भी करके कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को फ्रीडम दो, समझे, फ्रीडम दो, काम करने की पावर दो, तो एम्प्लॉय काम करेंगे। माना आपको एक आ जाए भाई ठीक है तुम्हें यहाँ जाके पढ़ाना है, जरा आप समझो, माना मुझे क्या गया भाई तुम्हें यहाँ जाके पढ़ाना है और 4 टीचर मेरे सामने बिठा दिए, जरा देखता रहिए गलत ना कर दे। अब मेरा क्या रहेगा, पढ़ाने पे ध्यान कम रहेगा, मेंटलिटी पे काम कम रहेगा, पढ़ा आपको समझाना रहेगा, उन 4 पे ज्यादा रहेगा, यार ये पता नहीं क्या सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, मुझे ध्यान से दे रहे नहीं दे रहे, कहीं इन्हें कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं इन्हें ना समझ में आ जाए, जबकि पढ़ाना तो मुझे ही है, मैं वही पढ़ाऊंगा जो मुझे आता है। नहीं तो एक तरीके से फ्रीडम, सपोर्ट, हाँ सर बिल्कुल आप बेधड़क होकर पढ़ाओ, कोई बात नहीं सर, अरे कोई नहीं कुछ गलत हो गया क्या हो गया, कोई नहीं पढ़ के पढ़ा दो, बहुत सारी बातें ऐसे एग्जाम्पल दो, तो उससे क्या होगा, देखो उन्हें एक फ्रीडम मिलेगी, फ्रीडम महसूस होगा, जब फ्रीडम महसूस होगा तो बेटा वे काम जरूर करेंगे ना बेटा। ये हमारा था आज का मोटिवेशन। तो हमने आज 2 टॉपिक पढ़े हैं, डायरेक्शन और मोटिवेशन, और नेक्स्ट क्लास में अपने 2 और पढ़ेंगे और डायरेक्टिंग चैप्टर फिनिश हो जाएगा, जिसमें हमारा लीडरशिप मेन हो।